नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारही अकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ एक परीक्षा दर्शन सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। तो दोस्तों, आज है हमारी 20वीं क्लास। इससे पहले हमारी 19 क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं, और या फिर आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे हमने चंद्रवंश, कुमाऊं का चंद्रवंश पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी कुमाऊं के जो चंद्रवंश है उसकी तीसरी क्लास है। हमने हमारी जो दो क्लासेस है उसमें हम पढ़ चुके हैं आपका उद्यान चंद्र तक, जहाँ पर हमने बात की कि जो 31वां शासक बनता है चंद्रवंश का, वो कौन होता है? उद्यान चंद्र होता है। तो जो उद्यान चंद्र है, उद्यान चंद्र 31वां शासक होता है। तो इसलिए क्या करता है कि मैंने आपको बताया था कि जो ज्ञान चंद्र है, कौन? जो ज्ञान चंद्र है नीलू कटायत की हत्या कर देता है। तो इसको उद्यान चंद्र को पता चलता है कि मेरे दादाजी ने ऐसा पाप करा है, तो उसके पश्चाताप करने के लिए क्या करता है, 1 साल का कर माफ कर देता है और चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? अगला शासक बनता है विक्रमचंद्र। कौन बनता है? विक्रमचंद्र। तो विक्रमचंद्र जो है दोस्तों, विक्रमचंद्र चंद्र वंश का कौन सा शासक है? ये चंद्र वंश का है 34वां शासक। 34वां शासक। इससे हमें बस इतना याद रखना है कि जो उद्यान चंद्र ने यहाँ पे बालेश्वर मंदिर का बनवाया था, ठीक है, उसमें क्या करता है कि जो उद्यान चंद्र है, जो शुरू हुआ था बालेश्वर मंदिर का कार्य, जो शुरू हुआ था उसका कार्य पूर्ण करवाया। ठीक है। बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया। कार्य क्या करवाया? पूर्ण करवाया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इतना। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है आपका 1423 के बालेश्वर 1423 के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र से। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र से। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 34वां शासक है विक्रम चंद्र के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन है? वो है आपका भारतीय चंद्र। ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देना, भारतीय चंद्र। भारतीय चंद्र चंद्रवंश का 35वां शासक है। ठीक है। तो आपको लिखना है भारतीय चंद्र। भारतीय चंद्र की बात करें, भारतीय चंद्र चंद्रवंश का कौन सा शासक है? यह है दोस्तों 35वां शासक। तो आपको यहाँ पे लिखना है 35वां शासक, ताकि आपको याद रहे। 35वां शासक कौन है? भारतीय चंद्र है। शासनकाल की अगर हम बात करें, ये लगभग 1437 ईस्वी में अपनी गद्दी पर बैठा, और 1477 ईस्वी तक इसने क्या किया, यहाँ पे शासन किया है। ठीक है। 1477 ईस्वी तक इसने क्या किया है, यहाँ पे शासन किया है। और जो भारतीय चंद्र है, भारतीय चंद्र के पवाड़े क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। जो भारतीय चंद्र के पवाड़े है, कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। पवाड़े क्या है? कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। इतिहास में प्रसिद्ध किसके? भारतीय चंद्र के। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके बारे में एक बेसिक सी जानकारी है। अब यहाँ से प्रश्न जो आता है, ठीक है, ये कहा जाता है कि जो चंद्रवंश का है, चंद्रवंश का सबसे पराक्रमी, जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा किसका? चंद्रवंश का सबसे पराक्रमी एवं साहसी राजा कौन था? आपका भारतीय चंद्र। ठीक है। साहसी राजा। और भारतीय चंद्र ने क्या किया था? तो दोस्तों, जो भारतीय चंद्र है, भारतीय चंद्र ने डोटियों की, मतलब डोटियों से छुटकारा पाने के लिए इसने क्या किया? डोटी राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है। इसने क्या किया? डोटी राज्य पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे आपको लिखना है डोटी, डोटी राज्य पर आक्रमण। जब इसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया, तब इसका क्या था? जब इसकी सेना गई, डोटी पर आक्रमण के दौरान जब इसकी सेना गई, तो उसका पहला पड़ाव, अगर पेपर में आ सकता है कि इसका पहला पड़ाव कौन सा था, जब कटकू नला, ये कहाँ पड़ता है? ये सोन में पड़ता है, यानी कि पिथौरागढ़। ठीक है। और जो दूसरा पड़ाव था इसका, जो इसका
दूसरा पड़ाव कहाँ पड़ा जब इसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया? ये पड़ा आपका काली नदी के किनारे बाली चौड़ पर। कहाँ पड़ा? बाली चौड़, काली नदी के किनारे, काली नदी के किनारे। ठीक है, काली नदी के किनारे। तो इसकी एक सेना थी। सेना में क्या था? सभी जाति एवं धर्म के लोग थे। ठीक है, प्रश्न बनता है वह कौन सा शासक है जिसकी सेना में सभी धर्म एवं जाति के लोग थे? तो है आपका भारती चंद्र। ठीक है, सेना या कटक, सेना या कटक, सेना या कटक में सभी जाति, सभी जाति एवं धर्म के लोग, धर्म के लोग शामिल थे इसमें। किसमें? इसकी सेना या कटक में। ठीक हो गया। तो भारतीय चंद्र ने क्या किया? 12 वर्षों तक डोटी राज्य पर क्या करके रखा था इसने? डोटी पर क्या करता? घेरा डाल के रखा था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है भारतीय चंद्र ने 12 वर्षों तक। प्रश्न इस तरीके से आता है कि वह कौन सा शासक था जिसने 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक डोटी पर, डोटी पर घेरा डाला था, डोटी पर घेरा डाला था। मतलब इसने क्या किया था? 12 वर्षों तक यहाँ पर क्या किया था? संघर्ष किया था। ठीक है, और जो भारतीय चंद्र को डोटी पर विजय मिली, और विजय कब मिली इसको? डोटियों पर विजय कब मिली? विजय मिली आपका, ये विजय हुआ 1451 और 52 ईस्वी में। ठीक है, 1451 और 52 ईस्वी में इसको क्या मिली? विजय मिली। ठीक है, इसकी जो सेना है, सेना या कटक में सभी धर्म के लोग क्या थे? यहाँ पे शामिल थे। तो जब इसने क्या किया? जब इसने यहाँ पे 12 वर्षों तक यहाँ पे घेरा डाला था, मतलब यहाँ पे 12 वर्षों तक रुके थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके तहत क्या होता है? एक नायक जाति का क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब इसने यहाँ पे क्या किया था? घेरा डाला था, तो इस समय, तो इस इस अभियान के तहत, इस अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति होती है। नायक जाति की क्या होती है? नायक जाति की उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या हुई? नायक जाति की उत्पत्ति हुई। अब जो नायक जाति थी, ये कौन थे? जो दोस्तों, जो नायक जाति है, नायक जाति के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। जो नायक जाति है, अगर हम नायक जाति की बात करें, तो ये जो नायक जाति है, ये चंद सैनिकों की अवैध संतान थी। कौन थी? चंद सैनिकों की अवैध संतान। ठीक है, चंद सैनिकों की अवैध संतान थी। ठीक हो गया। और भारतीय चंद क्या होता है कि यहाँ पर विजय होता है। ठीक है, तो इस अभियान के समय यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति होती है। और नायक जाति क्या है? चंद वंश की, जो चंद सैनिक है, चंद सैनिकों की क्या है? अवैध संतान थी। ठीक है, और जो इसका पुत्र है, इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र है रत्नचंद। रत्नचंद अगला जो शासक बनता है, कौन बनता है? रत्नचंद। तो रत्नचंद की सहायता से इसने क्या किया दोस्तों? इसने रत्नचंद की सहायता से, आपको यहाँ पर लिखना है, रत्नचंद की सहायता से, रत्नचंद की सहायता से क्या होता है कि इसने क्या किया? जो आपका सूर है, शिरा है और थल है, आदि पर अधिकार किया। जो सीरा क्षेत्र, सूर क्षेत्र हो गया आपका, पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो गया आपका, सीरा क्षेत्र आपका गौरहट का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या किया? अधिकार किया। ठीक है, किस सहायता से कहा पर अधिकार किया? की सहायता से सूर, सूर, सिरा और थल,
थल पर क्या किया उसने? अधिकार किया। थल पर अधिकार। थल पर क्या किया उसने? अधिकार किया। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि वह कौन सा चंद्र शासक है जिसने 12 वर्षों तक डूटी पर घेरा डूटी साम्राज्य पर घेरा डाला था। तो वह कौन है? वह आपका भारती चंद्र है। ठीक है, जिसने रत्नचंद्र की सहायता से सोर, सिरा, थल पर क्या किया? उसने अधिकार किया। ठीक है, जब यहाँ पे तो एक यहाँ पे बनता है, एक प्रश्न आता है हुड़ेती ताम्रपत्र से। ठीक है, लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज और है यहाँ पे, जो सोन और पिथौरागढ़ है, उस टाइम पे क्या था? मल्ल वंश का शासक, मल्ल वंश के शासक था। तो उस टाइम पे जो मल्ल वंश का शासक कौन था? बलशाह था। और सोर के जो मल्ल राजा थे विजयनगर की जानकारी मदिरा ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, जिसका साम्राज्य क्या किया था? भारतीय चंद्र ने समाप्त किया था। मैंने आपको बताया ना कि जो सोर क्षेत्र है, सोर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था भारतीय चंद्र ने। तो भारतीय चंद्र के समय क्या था यहाँ पे? जो सोर का मल्ल वंश शासक कौन था? बमशाह था। और जो सोर का जो मल्ल राजा था, वो कौन था? आपको यहाँ पर मजेदार ताम्रपत्र के बारे में बताता हूँ। तो अब ये हम यहाँ पर हम मजेदार ताम्रपत्र। तो मजेदार ताम्रपत्र, तो मजेदार ताम्रपत्र से हमें जानकारी क्या मिलती है? तो मजेदार ताम्रपत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कल यहाँ पर सोर का या फिर जो पिथौरागढ़ है, सोर, या फिर हम बात करें पिथौरागढ़, वर्तमान पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में क्या था? पिथौरागढ़ में जो मल्ल शासक था, कौन था? मल्ल शासक कौन था? मल्ल शासक था आपका बमशाह था। कौन? बमशाह था। बमशाह था। और और जो मल्ल राजा था, जो मल्ल राजा था, वो कौन था? मल्ल राजा कौन था आपका? विजय बम। ठीक है, विजय बम है। इसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? विजय बम का। ठीक है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है मझेड़ा ताम्रपत्र से। मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। हमें जानकारी मिलती है मझेड़ा ताम्रपत्र में कि जो सौर के मल्ल शासक बमसा है और मल्ल राजा विजयबम है, इसका क्या कर दिया इसने? इसने इसका शासन शासन समाप्त कर दिया। शासन समाप्त कर दिया किसने? भारतीय चंद्र ने। ठीक है, भारतीय चंद्र ने क्या किया यहाँ पे? शासन समाप्त कर दिया। इसके बाद हमें एक और ताम्रपत्र के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। एक जो ताम्रपत्र है वो कौन सा है? हुड़ेती ताम्रपत्र। हुड़ेती ताम्रपत्र। अरे इधर जाइए ना। हुड़ेती ताम्रपत्र। तो हुड़ेती ताम्रपत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से मुझे जानकारी मिलती है कि जो भारत, इसमें जानकारी मिलती है कि भारतीय चंद्र ने 1451 ईस्वी में एक गांव दान देने का वर्णन मिलता है। किसका? 1451 ईस्वी में भारतीय चंद्र द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन, दान देने का वर्णन। ठीक है, दान देने का वर्णन क्या मिलता है यहाँ पे? मिलता है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दोस्तों जो अगला शासक है वो कौन बनता है? जो अगला शासक है वो बनता है आपका रत्नचंद्र। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रत्नचंद्र। रत्नचंद्र अगला शासक जो बनता है तो बनता है आपका रत्नचंद्र है। और रत्नचंद्र के शासनकाल की अगर हम बात करें तो रत्नचंद्र का शासनकाल है। भारतीय चंद्र का कब तक था? 1477। तो 1477 के बाद से यहाँ पे 1400 यानी कि 11 साल तक यहाँ पे कौन शासन करता है? रत्नचंद्र यहाँ पे क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, तो रत्नचंद्र के बारे में यहाँ पर जो जानकारी मिलती है, क्या मिलता है? तो जो रत्नचंद्र है, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिला है? उल्लेख, रत्नचंद्र का उल्लेख की बात करें हम, उल्लेख की बात करें लोहाघाट और हल्दी ताम्रपत्र से। लोहाघाट व हुड़ती
ताम्रपत्र से क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो भारतीय चंद्र के बाद इसका जो पुत्र है रत्नचंद्र, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी की सहायता से जो भारतीय चंद्र ने है सोर, थल और शिरा का क्षेत्र इसने क्या किया था, अपने अधिकार में किया था। तो जब ये गद्दी पर बैठा है 1477 ईस्वी में बैठता है, ये 1477 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठता है, तो इसके समय डोटी में नागमल्ल ने विद्रोह किया था। ठीक है, इसके समय क्या क्या था, चंद्र के समय है डोटी में, डोटी में नागमल्ल ने, किसने, नागमल्ल ने विद्रोह किया था। नागमल्ल ने क्या किया था, विद्रोह किया। नागमल्ल ने विद्रोह किया। वह कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में डोटी में नागमल्ल ने विद्रोह किया था? आपका उत्तर होगा रत्नचंद। ठीक हो गया। और रत्नचंद के बारे में हम बात करें तो नागमल्ल को इसने क्या किया, यहाँ पे नागमल्ल को परास्त किया और डोटी पर शाही वंश का क्या किया था, इसने अधिकार स्थापित किया। जिसमें क्या होता है, इसने विद्रोह तो किया लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे परास्त हो गया। और उसके बाद रत्नचंद ने क्या किया, यहाँ पे शाही वंश का अधिकार जो है स्थापित किया। ठीक हो गया। और अभी अभी जो चीज है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो वो थल के राजा है सूरसेन मेहरा को इसने पराजित किया। और जो रत्नचंद है, रत्नचंद ने थल थल के राजा, थल के राजा को सूरसेन मेहरा, सूरसेन मेहरा को क्या किया, परास्त किया। मेहरा को परास्त किया, मेहरा को परास्त किया। और सीरा जीत फिर इसने क्या किया, बसरा राजपूत को वहां का सम्मिलित बनाया। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है, जब इसने क्या किया, सीरा क्षेत्र जीता, सीरा को जीत कर, यानी सीरा क्षेत्र को जीत कर, जो कि आपका वहां पे द्वारा का क्षेत्र है, जीत कर बसेरा, बसेरा राजपूतों को, बसेरा राजपूतों को वहां का सामंत नियुक्त किया। सामंत नियुक्त किया। ठीक है, सामंत नियुक्त किया, यानी कि सामंत बनाया भी आप बोल सकते हैं। और पहला चंद शासक है जिसने भूमि बंदोबस्त किया। ठीक है, और पहला चंद शासक, पहला चंद शासक है जिसने भूमि बंदोबस्त कराया, जिसने जिसने भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त का कार्य किया। जब इसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया, तब भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन था, तब भूमि जो बंदोबस्त अधिकारी है वो कौन था, भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन था आपका, जिंदा केतान। कौन था, जिंदा केताल। ठीक है, या फिर केतल भी इनका नाम मिलता है, जिंदा केतल के नाम से मिलता है। तो जो बंदोबस्त भूमि अधिकारी, भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन था, जिंदा केताल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है किस किस के बारे में, हमने बात की विक्रम चंद्र के बारे में, उसके बाद हमने भारतीय चंद्र के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा रत्नचंद्र के बारे में। ठीक है, तो रत्नचंद्र के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो कौन बनता है राजा, इसके बाद बनता है दोस्तों राजा कौन, भीष्म, सॉरी, इसके बाद बनता है कीर्तिचंद। ठीक है, जो अगला राजा बनेगा वो है आपका कीर्तिचंद। तो आपको हेडिंग डालनी है, यहाँ पे लिखना है आपको कीर्तिचंद। कीर्तिचंद की अगर हम बात करें तो ये 1488 ईस्वी में क्या करता है, गद्दी में बैठता है। 1488 ईस्वी में गद्दी में बैठता है और इसका शासनकाल रहता है कितने, 1506 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये प्रश्न बनता है, कौन सा समुदाय का, कौन सा समुदाय का न्याय था, ये नाम से समुदाय का न्याय था। नाथ
समुदाय का अनुयायी। ठीक है, नाथ समुदाय का अनुयायी था। और इसमें क्या किया था, वह कौन सा चंद्र शासक है जिसने, हमने अभी जब अजयपाल के बारे में पढ़ा था तो हमने अजयपाल के बारे में क्या पढ़ा था कि वह कौन सा चंद्र शासक है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो है आपका कीर्ति चंद्र। तो कीर्ति चंद्र ने क्या किया था, गढ़वाल के शासक अजयपाल को पराजित किया था। गढ़वाल के शासक कौन, अजयपाल को पराजित किया। अजयपाल, अजयपाल को क्या किया, पराजित किया। अजयपाल को पराजित किया। ठीक है, अजयपाल के बारे में आपको मैं गढ़वाल जब हमने पवार वंश पढ़ा था, पवार वंश में आपको पढ़ा चुका हूँ। और इससे और क्या होता है, जो कीर्ति चंद है, तो कीर्ति चंद के समय क्या होता है, जो नागनाथ सिद्ध है, कौन, एक नागनाथ सिद्ध के नाम से एक क्या है, योगेश्वर क्या आते हैं, चंपावत आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम जो है, नाम याद रखना थोड़ा बहुत। वैसे पेपर में आने के कोई चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो सकता है पूछ ले कि जो नागनाथ सिद्ध है, ये किसके शासनकाल में यहाँ पे चंपावत आए। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये किसके समय में आए, कीर्ति चंद के समय में आए। ठीक है, एक योगेश्वर चंपावत आए, कौन, नागनाथ सिद्ध चंपावत आए। ठीक हो गया। और इसके बाद जो होता है दोस्तों, इसके बाद जो राजा बनते हैं, कौन कौन राजा बनते हैं, इसके बाद राजा बनते हैं आपका प्रताप चंद्र, जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं, इतिहास में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। फिर बनते हैं ताराचंद, ताराचंद के बाद मिलते हैं आपका मानिक चंद, मानिक चंद। और उसके बाद आपका बनते हैं भीष्म चंद्र। ठीक है, भीष्म चंद्र। तो जो भीष्म चंद्र है, भीष्म चंद्र के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।